एवरीवन, आज हम लोग आईसीडीआर के जो आईपीओ एफपीओ वाले पोर्शन है उसका दी एंड करने वाले हैं, है ना। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें बची हुई है, उसको हम सम अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो हम एंटायर प्रोसेस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। अब बस फिनिशिंग टच देते हैं उसको। देखिए यहाँ पे एक जनरल रिपोर्टिंग की कंसेप्ट के बारे में बोल रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। किसके ट्रांजैक्शंस? प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के। अच्छा, से फॉर एग्जांपल कंपनी इशू लेके आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है, एफपीओ लेके आ रही है। हम उस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का इशू बहुत ही अच्छा होगा और उस टाइम पे शेयर का प्राइस बूस्ट अप होगा। उन प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के बेनिफिट प्रमोटर अगर लेना चाहे और वो चुपके से उस टाइम पे ट्रेडिंग कर ले, अभी उनको लग रहा है कि यार शेयर का प्राइस कम चल रहा है, काम करके फटाफट से शेयर खरीद लेते हैं, मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं। तो ऐसे उनके ट्रांजैक्शंस जो है डेफिनेटली रिपोर्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से पीरियड के बीच के, जो पीरियड है यहाँ पे ये ओडी ऑफर डॉक्यूमेंट या डीओडी, जो भी डेट है ऑफर डॉक्यूमेंट या डीओडी से लेकर के डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू, इशू क्लोजर मतलब जिस दिन से आपका ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना आईपीओ एफपीओ वाला, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। जिस दिन हमने लोगों की नॉलेज में डाला था, ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करे थे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी की नॉलेज में डाला था, उस डेट से लेकर के इशू क्लोजर तक, कहां से कहां तक? ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जैसा भी केस है, वहां से लेकर के कहां तक, कहां तक, कहां तक? ऑफर क्लोजर तक। तो इस पीरियड के बीच में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के लोगों ने अगर जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, ये रिपोर्ट होंगे। रिपोर्ट किसको होंगे? स्टॉक एक्सचेंज को। किसको रिपोर्ट करना है? स्टॉक एक्सचेंज को। और कितने टाइम में? विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जनरल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ स्पेशलिटी नहीं है, ताकि जो प्रमोटर ग्रुप है चुपके चुपके कंपनी के सिक्योरिटी की प्राइसिंग में कोई बेनिफिट ना उठा ले। फॉर दैट सेक यहाँ पे ये प्रोविजन बनाया गया है। मतलब सिंपल सी बात है भैया, तुम पब्लिक को अलॉट करने जा रहे हो और इन द मीन वाइल ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्या ऐसी आफत आ गई थी तुम्हें उसी पीरियड में कुछ करने की? तो इसीलिए वो ट्रांजैक्शंस जो हैं दैट शैल बी डिस्क्लोज्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज। दैट्स इट, है ना। चलिए नेक्स्ट है पोस्ट इशू रिपोर्ट। पोस्ट इशू रिपोर्ट, देखिए जो हमारा लीड मैनेजर है उसने इशू से पहले भी ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट वगैरह दिया था। तब वो ये बोल रहा था कि देखिए भाई कंपनी बहुत अच्छी है, सारे कंप्लायंसेस पूरे कर रही है और इशू लाने के लिए एकदम एलिजिबल है, ऐसा बोल रहा था। अब जब इशू आ चुका है, इशू की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, अब वापस एक और रिपोर्ट दे रहा है और उस रिपोर्ट में वापस एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लगाएगा कि भाई हमने इशू की जितनी भी कंप्लायंसेस थी वो कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि लीड मैनेजर जो है उसकी पोस्ट इशू रिस्पांसिबिलिटीज भी होती हैं, तो उसमें से एक ये भी हम मान सकते हैं कि वो क्या करेगा, एक फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। तो क्या सबमिट करेगा वो? एक तो पोस्ट इशू रिपोर्ट अलोंग विद ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। कितने दिन में सबमिट करेगा? इन द पीरियड इज 7 डेज। कितने दिन में? 7 दिनों के अंदर सबमिशन किया जाएगा। और इस 7 डेज हम कहां से काउंट करने वाले हैं? देखिए दो बातें होती हैं, या तो अलॉटमेंट होगा या अलॉटमेंट नहीं होगा, या तो इशू सक्सेसफुल है या इशू फेलियर है? दोनों में से कोई एक ही इवेंट होगा, तीसरा केस तो आ नहीं सकता। या तो आपने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है, तो इशू सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है तो क्या डिसाइड किया जाएगा? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। इफ इशू इज सक्सेसफुल, ये कब होगा? इफ इशू इज सक्सेसफुल। तो हमने डिसाइड करना है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट याद है आप लोग को कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है? वंस अपॉन अ टाइम हमने पढ़ा था, याद आ रही कोई रेगुलेशन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की? अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे अलॉट किया जाता है, तो हमने पढ़ा था। प्रो राटा करना है या आरआई कैटेगरी है तो मिनिमम तो देना है एप्लीकेशन, याद है कुछ? वही तो जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपने फाइनलाइज कर लिया है, उसके 7 डेज के अंदर अंदर जो लीड मैनेजर है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। और बाई चांस खुदा ना खास्ता हालात आपके फेवर में नहीं है, आपने इतनी सारी मेहनत की और वो सारे की सारी मेहनत पे पानी फिरने जा रहे हैं क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, ओहो, या स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग अप्रूवल नहीं मिली, बाप रे बाप, ट्रेडिंग अप्रूवल नहीं मिली, तो अब आपको क्या करना है? पैसा क्या करना है? रिफंड करना है। तो अगर रिफंड कर रहे हो तो
तो रिफंड करने से 7 दिन काउंट कर लेना, और अगर अलॉट कर रहे हो तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करने से 7 डेज के अंदर फाइनल रिपोर्ट बना के दे देना कि भैया ये काम हो गया, अलॉटमेंट कर रहे हैं, बेसिस ये है, भैया ये हो गया, रिफंड कर रहे हैं, हालत खराब हो गई है। तो व्हाटएवर द केसेस दिया उसके 7 दिनों के अंदर अंदर जो लीड मैनेजर है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा। तो ये दोनों रेगुलेशंस बहुत सिंपल सी बात है। इस रेगुलेशन में 54 में हमने क्या पढ़ा, जो ये बोलता है कि प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के लोग चुपके चुपके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर दे दो। डिस्क्लोजर किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज को कितने टाइम में? 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जितने भी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन, बाइंग सेलिंग व्हाटएवर। वेयर एज ये रेगुलेशन क्या बोल रहा है कि लीड मैनेजर वापस से एक और फाइनल रिपोर्ट बना के देगा, और वो फाइनल रिपोर्ट कितने टाइम में देगा? विदिन 7 डेज देगा। 7 दिन कहां से भाई? 2 केसेस हैं। अगर इशू सक्सेसफुल है तो अलॉटमेंट के बेसिस डिसाइड होने से, और अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो रिफंड के 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक बात? फटाफट नोट कर लीजिए इनको। चलिए अब हम नेक्स्ट रेगुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट रेगुलेशन नंबर 56। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से। आप सब लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, राइट? कर रहे हैं सब लोग? ये कोई ऐसा भी है जो ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है, सिर्फ सीएस ही कर रहा है? आई थिंक सब लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं अपनी किसी भी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, माइट बी डीयू हो सकती है, किसी की आरयू हो सकती है, या अदरवाइज जो भी आपकी लोकल जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी, वहां से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। अब क्या साइमल्टेनियसली उसी वक्त कोई और डिग्री कोर्स दूसरी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? से मान लो मैं आरयू से कर रही हूँ एमकॉम, और साथ ही में दूसरा एक और कोर्स, डिग्री कोर्स एक और कर लूं, क्या ये पॉसिबल होगा? तो डेफिनेटली नॉट। हम एक ही साथ 2 डिग्री होल्ड नहीं कर सकते। मैं आरयू से एलएलबी भी कर रही हूँ और आरयू से एमकॉम भी कर रही हूँ, इज दिस पॉसिबल? तो हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम फोकस उसी पर कर सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी मानते हैं। वैसे आजकल के बच्चे मल्टी टैलेंटेड हैं, हम मल्टीपल काम भी कर सकते हैं, वो डिस्क्लोजर देकर के हम सीए भी कर सकते हैं, सीएस भी, ग्रेजुएशन भी, सब एक साथ कर सकते हैं, है ना? तो बस बता दो आप क्या क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता कुछ ये प्रोविजन है, वो ये बोलना चाहता है कि जब आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, है ना, क्या पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, उस ड्यूरेशन में दूसरा इशू बीच में मत टपका देना। पता चले एक तरफ से पब्लिक इशू चल रहा है, बीच में आपका बोनस आ गया, बीच में आपका राइट इशू आ गया, या पब्लिक इशू आईपीओ आ रहा है, आईपीओ के साथ साथ एफपीओ आ गया। भैया लोग ना एकदम कंफ्यूज आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, कभी आईपीओ आ रहा है, कभी एफपीओ आ रहा है, कभी राइट इशू आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, है ना? तो ऐसे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये रेगुलेशन क्या बोलता है कि जब आपका पीरियड चल रहा है आईपीओ का, कहां से कहां तक का? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी से लेकर मतलब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल किया, यहीं से ऑलमोस्ट प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। तो जब आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल किया था, वहां से लिस्टिंग तक, लिस्टिंग या रिफंड जैसा भी केस है, भैया अलॉटमेंट होगा तो लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब काम वही खत्म, और नहीं हुआ तो रिफंड हो जाएगा, तो काम वही खत्म। काम तमाम तो एट द एंड दोनों ही केसेस में हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में जो भी डेट है, तो कहां से कहां तक? डीओडी की डेट से लेकर के लिस्टिंग या रिफंड जो भी केस है, उसके बीच में, उस पीरियड के बीच में लोगों को बेवकूफ मत बनाना। क्या ला करके? ना तो आप पब्लिक इशू लाओगे, ना राइट इशू लाओगे, ना प्रेफरेंशियल इशू लेके आओगे, और ना ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या किसी भी टाइप का इशू लेके आओगे। हाँ, लेकिन आप एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ला सकते हैं। ईसॉस लाने के लिए कोई मनाही नहीं है, ईसॉस लाने के लिए कोई मनाही नहीं है, ईसॉस ला सकते हो। लेकिन इनमें से अगर कोई भी इशू लाना है तो इनके लिए मनाही नहीं है, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन क्या देना पड़ेगा? फुल डिस्क्लोजर। क्या देना पड़ेगा? फुल डिस्क्लोजर। अगर आप बहुत टैलेंटेड है, आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो यू हैव टू मेक डिस्क्लोजर कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोल रहा है? फुल डिस्क्लोजर दे दो, तो आप क्या कर सकते हो? ये इशू ला सकते हो। अब डिस्क्लोजर मतलब क्या? डिस्क्लोजर दो, हम एफपीओ लेके आ जाएंगे, ऐसा? कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट लेके आओगे वो बता देना,
है ना। क्या बताओगे, एक तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बता देना कि कितनी यूनिट्स लाओगे, और सिक्योरिटीज नहीं बता रहे हो तो अमाउंट प्रपोज टू बी रेज, कितना अमाउंट आप रेज करने वाले हैं वो बता देना। बस इतनी सी बात बोलता है ये रेगुलेशन 56। इट सिंपली सेज कि जब आपका इशू का ड्यूरेशन चल रहा है, कौन सा ड्यूरेशन, कहां से कहां तक चलेगा, डेट ऑफ वही फाइलिंग ऑफ डीओडी से लेकर के कौन सी डेट, जब सारा काम तमाम हो जाए, तो काम तमाम दो ही केसेस में होते हैं, या तो लिस्टिंग हो जाए या रिफंड हो जाए, दोनों में से एक काम होगा। उस डेट के बीच में कोई इशू नहीं लेके आएंगे। और अगर लाना है, देखो ईसॉस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्लोजर नहीं दोगे तो भी जाना। और अगर इनमें से कोई भी इशू लेके आना है तो फुल डिस्क्लोजर आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में देने पड़ेंगे, जिसमें आप बताएंगे कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप इशू करेंगे या किस अमाउंट की इशू करेंगे। फाइन। नेक्स्ट रेगुलेशन है ऑल्टरेशन इन राइट्स ऑफ होल्डर। ऑल्टरेशन इन राइट्स ऑफ होल्डर्स, इट इज जस्ट लाइक वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंबर्स। कंपनीज एक्ट में आपने प्रोविजन पढ़ा होगा, याद होगा गलती से, सेक्शन 48 वंस अपॉन अ टाइम एग्जीक्यूटिव में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ मेंबर, याद है कुछ, जिसमें एग्जिस्टिंग इशू क्लास के राइट्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पे बोल रहा है कि राइट्स जो है वो ऑल्टर कर रहे हो, तो सुनना ध्यान से। पहली बात तो एडवर्सली कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता, एडवर्सली कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता, जो भी ऑल्टरेशन होगा वो उनका फेवरेबल होगा, तब तो चलेगा। पहली कंडीशन डन है। जो भी ऑल्टरेशन आप करें, जो भी उनके इशू की कंडीशंस में चेंजेस करो, मान लो आपने कोई भी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल इशू किए, ओके, जिसमें बोला था आपने कि 10 शेयर पे 1 शेयर आपको कन्वर्ट करेंगे, ऐसा बोला, 10 शेयर पे 1 शेयर कन्वर्ट करेंगे, इक्विटी देंगे, 10 शेयर, 10 प्रेफरेंस शेयर्स पे 1 इक्विटी मिलेगा। आप बोल रहे हो 10 प्रेफरेंस शेयर्स पे 2 इक्विटी मिलेगी, अरे वाह, ये तो फायदा हो गया। इट मींस ऐसा कोई भी बेनिफिट जो, अगर आप ये बोलो कि 10 पे हम आपको ना आधा इक्विटी शेयर देंगे, ये क्या हो गया, एडवर्सली अफेक्टेड हो गया। इट मींस ऐसा कोई भी ऑल्टरेशन जो उनको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है वो ऑल्टरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। साथ ही में एक और काम करना है, वन मोर थिंग, जैसे कई बार ऐसा किया जा सकता है कि प्रेफरेंस शेयर का टेन्योर चेंज किया जा रहा है, कम ज्यादा किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में, या कोई भी इक्विटी के राइट्स में कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हो आप, तो ऐसे केसेस में आपको कंसेंट भी लेनी पड़ेगी राइटिंग में उन होल्डर्स की जिनका ऑल्टरेशन किया जा रहा है, बाकियों से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। मान लो ये हमारा प्रोफेशनल को जो बैच चल रहा है दिसंबर 20, इनके राइट्स में मैं कुछ ऑल्टरेशन कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये वीडियोस आपको शो हो रही है, अभी तक तो अनलिमिटेड शो हो रही थी, अब आपको सिर्फ 5 बार शो होगी, तो एडवर्सली है क्या, एडवर्सली? तो एडवर्सली तो नहीं है, रीजन दे दिया हमने, क्योंकि क्या पता कुछ बच्चे देख ही नहीं रहे वीडियो, वो सोचेंगे ठीक है यार 3 साल बाद देख लेंगे, अरे पास इसी टाइम में होना है, तो एडवर्सली नहीं था, इंटेंशन एकदम एप्रोप्रिएट था। क्या एप्रोप्रिएट था कि आप टाइम टू टाइम वीडियो को देख लो, या टाइम ड्यूरेशन डाल दिया हमने इसके अंदर कि इस डेट तक वीडियो देख लेना, इस डेट तक वीडियो नहीं देखी तो हट जाएगी वीडियो। इसका नाम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं। अब जैसे ये आया ना तहलका मच गया, और यार ये क्या, हम तो सोच के बैठे थे 2-3-5 महीने बाद कभी भी देख लेंगे, या दोबारा सा देख लेंगे, या कुछ भी ऐसा कर लेंगे, है ना। अब जैसे तहलका मचा तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी, जून 20 से, सीसेट से, एग्जीक्यूटिव से, किससे ले अप्रूवल? अरे भाई बाकी लोगों को क्या मतलब है, हम ऑल्टरेशन किस में करने जा रहे हैं, आपके राइट्स में ऑल्टरेशन करने जा रहे हैं, तो जिसके राइट्स में ऑल्टरेशन किया जाएगा, सुन लेना ध्यान से, जिसके राइट्स में ऑल्टरेशन किया जाएगा उसी क्लास से अप्रूवल लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ दैट क्लास, क्या लिखा हुआ है, ऑफ दैट क्लास, तो जिस क्लास में ऑल्टरेशन है उसी से अप्रूवल लिए जाएंगे, किसी और से अप्रूवल नहीं लेना है भाई। तो यहाँ पे क्या क्या अप्रूवल लेने के लिए बोल रहे हैं, नंबर 1 होल्डर्स ऑफ 3/4, होल्डर्स ऑफ 3/4 ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है उसके 3/4 होल्डर्स, या फिर एसआर, ओ माय गॉड,
एसआर में भी तो हम 3/4 कंसेंट की बात करते हैं ना, तो मैम इनमें डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे होल्डर्स ऑफ 3/4 बोल रहे हो आप, यहाँ पे एसआर बोल रहे हो, और यहाँ पे दोनों ही वही उसी क्लास की बात हो रही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एसआर एंड 3/4? दिमाग घूम गया क्या कि 3/4 भी तो मैम वही होता है 75% और एसआर में भी तो बोलते हैं 75%। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है? अभी मेरा बोर्ड पूरा भर चुका है, मैं आपको बता दी, फटाफट से बोर्ड नोट डाउन कर लीजिए ताकि उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ये हो गया अपन लोगों का। अब हम ये समझ रहे थे कि 3/4 और इस एसआर से क्या मतलब है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड एसआर। देखते हैं। So let's assume हमारी कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मान लेते हैं ये है 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब कितना हो गया? 100 लाख, 1 करोड़, है ना। अच्छा, ये 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, अब इसका मतलब 3/4 का मतलब क्या होता है? होल्डर्स ऑफ 3/4 ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये हमारे हैं 10 लाख शेयर्स, इसका 3/4 होल्डर निकालना है, तो इसका 3/4 कितना होता है? 7.5 लाख। तो ऐसे होल्डर्स सब मिला करके जिनका नंबर मिनिमम कितना हो जाना चाहिए? 7.5 लाख हो जाना चाहिए। मान लीजिए हमें कंसेंट सिर्फ उसे 7 लाख सिक्योरिटीज के होल्डर से मिली, तो इसका मतलब 3/4 कंसेंट नहीं आई है। दैट मींस आपको या अप्रूवल नहीं मिली है, तो आप वेरिएशन नहीं कर पाएंगे, ऑल्टरेशन नहीं कर पाएंगे। फाइन, 3/4। अब ये एसआर क्या होता है ना? व्हाट इज दिस एसआर? देखिए, एसआर में टोटल का 3/4 नहीं देखा जाता है, एसआर में मीटिंग कॉल की जाती है। क्या की जाती है? मीटिंग कॉल की जाएगी। तो अब ये 10 लाख के जो भी होल्डर्स हैं, 10 लाख सिक्योरिटीज के जो होल्डर्स हैं, उनको हम एक मीटिंग कॉल करेंगे। मीटिंग, अच्छा, मीटिंग में सारे के सारे पहुंच जाएंगे क्या? हाँ, नो वेज। मीटिंग में बहुत ही गिने चुने लोग पहुंचते हैं। तो मान लेते हैं 10 लाख में से सिर्फ 6 लाख शेयर्स के होल्डर्स ही प्रेजेंट हुए। 6 लाख भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, पर फिर भी चलो मान लेते हैं प्रेजेंट कितने यूनिट्स के होल्डर प्रेजेंट हुए? 6 लाख शेयर्स के। 6 लाख लोग नहीं बोल रही हूँ, 6 लाख शेयर्स के, 6 लाख यूनिट्स के जो होल्डर हैं, तो वो प्रेजेंट हुए, है ना, प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ 6 लाख शेयर्स। अब इन 6 लाख में से भी हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है कि यार ऑप्शन अच्छा है कि गंदा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो माइट भी हो सकता है एब्सटेन्ड रहे फ्रॉम वोटिंग। तो मान लेते हैं 6 लाख में से जो 2 लाख हैं, 2 लाख होल्डर्स जो हैं, 2 लाख शेयर्स के होल्डर्स एब्सटेन्ड रहे। एब्सटेन मतलब वोटिंग ही नहीं किया, दे डिड नॉट कास्ट एनी वोट, मतलब ना तो हाँ बोला ना ही ना बोला, कंफ्यूज हो गए एकदम, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। वेयरएज वोटिंग पार्टिसिपेशन कितने लोगों ने किया? 4 लाख। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे 3/4 कंसेंट निकालती हूँ ना, वो इस 4 लाख में से निकालती हूँ, तो 4 लाख का 3/4 निकालेंगे तो कितना होता है? 3 लाख। ठीक बात। इट मींस यहाँ पे मीटिंग में अगर 3 लाख यूनिट्स के होल्डर से भी कंसेंट आ गई तो ऐसा पास्ट है। वेयरएज 3/4 में बहुत भयानक काम है, अभी मीटिंग कॉल नहीं है, यहाँ पे सिंपली जितने भी एंटायर होल्डर्स हैं उनको आपने बाय पोस्ट भेज दिया, उनका रिवर्ट आएगा, हमारे पास कंसेंट आनी चाहिए टोटल, और कितनी कंसेंट आनी चाहिए? टोटल एंटायर का 3/4 आना चाहिए, है ना। बहुत ही खतरनाक मामला ये है ये वाला। अच्छा, अब आप सोच रहे तो फिर मैम कौन सा फॉलो करती होगी कंपनी? ये टोटली डिपेंड्स ऑन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे और वर्ड यूज किया गया, या तो ये या फिर ये, तो इसका मतलब कंपनी के आर्टिकल्स ने जो प्रोविजन डाला है या ऑफर डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से ही यहाँ पे कंसेंट लिया जाएगा। अगर आपको ऑफर डॉक्यूमेंट बोलता है कि 3/4 कंसेंट, तो 3/4 कंसेंट, वो बोलता है एसआर पास करेंगे तो एसआर पास करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इन लोगों से कंसेंट ली जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मान प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे,
कौन सा वाले कन्वर्टेबल स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, याद रखना। उनका टेन्योर था 10 साल, 10 साल। कंपनी ने उसको 12 साल कर दिया कन्वर्जन का पीरियड, 12 साल। एडवर्स इसलिए नहीं था क्योंकि कंपनी उसके बदले में बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही थी। लेकिन कुछ होल्डर्स अपना प्लानिंग करके बैठे थे पूरे 10 साल का कि 10 साल में तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग है उसकी, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी करनी है, मेरा बेटे का बिजनेस सेटअप करना है, जो पता नहीं क्या क्या जो भी था, व्हाटएवर द केसेस थे। तो 10 साल बाद बोलते हैं 10 साल एक दिन ऊपर हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। कंसेंट तो 3/4 चाहिए थी, रेजोल्यूशन तो एसआर पास करना था। तो जिन लोगों से कंसेंट नहीं आई उनका क्या करोगे? उनका हम रेगुलेशन 59 में करेंगे। वो क्या बोलता है? एग्जिट कर दो उनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को। तो जो होल्डर्स बोलते हैं, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होल्डर्स बोलते हैं कि हमें तुम्हारी स्कीम समझ नहीं आ रही है, तुमने चेंज कैसे किया, हिम्मत कैसे हुई चेंज करने की, बताओ जल्दी बताओ। अरे ऐसे हो सकते हैं ना, लड़ाई करने आ जाए, तो उनको दुखी नहीं करना है बेचारे, वो भी तो सही है ना। जब पैसा रेस किया था तब कंडीशंस कुछ और थी, अब कंडीशंस आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज कर रहे हो, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये डिसेंटिंग वाले हैं, तो कंपनी शैल रिफंड देम देयर मनी। बोले ठीक है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप एग्जिट ऑप्शन ले सकते हो, आपको जाना है तो आप टाटा बाय बाय कह सकते हो। बात समझ में आई आप लोगों को? तो रेगुलेशन 59 सेज कि अगर 58 में आपने कोई ऑल्टरेशन किया और उस ऑल्टरेशन में कंसेंट आ गई, 3/4 थी तो लेनी थी, आ गई 3/4 से 90% आ गई कंसेंट, आ गई 90%, 10% ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन डिसेंटिंग वालों का क्या किया जाए? तो उन डिसेंटिंग वालों को एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा, वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट अबाउट आईपीओ एंड एफपीओ। तो यहीं पे इसी के साथ हमारा आईपीओ एफपीओ वाला एंटायर पोर्शन खत्म होता है। और एक टॉपिक इसमें जो है बेसिकली वो सिर्फ एफपीओ के कंसर्न में दे रखा है, वो सिर्फ रेस्पेक्टिव एफपीओ के बारे में ही होता है, जिसमें हम शॉर्टकट पढ़ते हैं एफपीओ का। तो एक वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही इनफ है। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, एकदम मगअप कर लेना। थैंक यू सो मच।